नमस्कार, यूनिवर्सल टेक्निकल क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, टेक्निकल हेल्पर का एग्ज़ाम आपको पता है जल्दी है, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी हमारे साथ जोड़िए। यहाँ पर सारे पीडीएफ्स जो आपको फ्री में मिलेंगे दोस्तों। सर्किट ब्रेकर जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट चीज़ें हम आज पढ़ेंगे, जैसे एयर सर्किट ब्रेकर जो है फुल फॉर्म होती है एयर सर्किट ब्रेकर, और इसमें हम एक किसका यूज़ करते हैं, एयर का यूज़ करते हैं दोस्तों। और सबसे कम रेटिंग का सर्किट ब्रेकर पूछा जाए तो आपका आंसर होगा एसीबी, और इसकी रेटिंग होती है दोस्तों जो हमारे पास 600 से 660 वोल्ट एसी और डीसी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कौन सा सर्किट ब्रेकर एसी और डीसी पर काम करता है, तो आपका आंसर होगा एयर सर्किट ब्रेकर, यानी कि 1 किलो वोल्ट से नीचे के जो सर्किट ब्रेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं। दूसरी, इसकी जो धारा वहन क्षमता होती है 160 एम्पियर तक जो है स्विच कर सकता है, ये ध्यान रखना है। और इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, दूसरा आता है हमारे पास एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर एबीसीबी एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। हिंदी में कहेंगे तो वायु झोंका परिपथ विजेतक। इसमें संपर्कों को खोलने और तोड़ने के लिए संपीड़ित एयर का यूज़ किया जाता है दोस्तों। एयर टैंक लगा होता है जिसमें कंप्रेस्ड एयर भरी रहती है, और इसकी जो रेंज होती है दोस्तों ये होती है 110 किलो वोल्ट जो है 3 फेज़ के लिए। ये ध्यान रखना है 110 किलो वोल्ट, यानी कि 11 केवी से लेकर 110 केवी तक हम यूज़ कर सकते हैं इसमें। दूसरा, इसके चल संयोजकों का जो प्रेशर होता है, इसके कॉन्टैक्ट पॉइंट की जो प्रेशर होती है दोस्तों वो होती है हमारे 50 से 60 केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। जो हमारे पास एसीबी है ना दोस्तों, इसका मैंने एक वीडियो भी बना रखा है जो यूट्यूब चैनल पे डाल रखा है, एयर सर्किट ब्रेकर 3.4 पॉइंट का, जिसमें आपको दिखाया गया सारी चीज़ें। उसके बाद जो है वेरी इंपॉर्टेंट जो हमारे पास चीज़ है, यूज़ एबीसीबी जो सर्किट ब्रेकर होता है इसका यूज़ आर्क फर्नेस ड्यूटी ट्रैक्शन प्रणाली में। अब यहाँ से आपको याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाए कि रेलवे ट्रैक्शन में किस सर्किट ब्रेकर का यूज़ करते हैं, तो आपका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा एयर सर्किट ब्रेकर। ये याद रखने वाली बात है, यहाँ पे ध्यान रखना। रेलवे ट्रैक्शन में पूछा जाए तो आपका आंसर होगा दोस्तों एयर सर्किट ब्रेकर, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है हमारे पास दोस्तों ऑयल सर्किट ब्रेकर जो होता है इसमें ट्रांसफार्मर ऑयल का यूज़ किया जाता है, और डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आपको पता है इसकी अच्छी होती है दोस्तों, और इसकी रेंज जो होती है दोस्तों 11 केवी तक हम यूज़ करते हैं, और 1200 एम्पियर तक के भारों को आसानी से सहन कर सकता है। और इसकी जो क्षमता होती है 150 मेगावोल्ट एम्पियर, ये कितनी है 150 मेगावोल्ट एम्पियर तक होती। अब देखिए ये नॉर्मल रेंज का है ऑयल सर्किट ब्रेकर। इसका जो बड़ा रूप आता है दोस्तों वो होता है BOCB, बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना दोस्तों। बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर का यूज़ होता है एक्स्ट्रा हाई टेंशन के लिए 220 केवी तक। 220 केवी तक की लाइनों के लिए सल्फर हेक्साफ्लोराइड का भी यूज़ करते हैं। वर्तमान में सल्फर हेक्साफ्लोराइड यूज़ किए जाते हैं दोस्तों। 220 तक हम बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर का भी यूज़ करते हैं, जिसमें ऑयल अलग अलग टैंक में भरा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, तो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर जो होता है दोस्तों इसमें डाई कॉपर मैग्नाइज और डाई सीजियम कॉपर और ये आदि उपस्थित होते हैं। कॉपर बिस्मिथ वगैरह भी भरे रहते हैं इसमें। और वैक्यूम सर्किट ब्रेकर जो होता है इसकी उच्च वोल्टेज और निम्न धारा पर परिपथ को ब्रेक करने की क्षमता होती है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, याद कर लेना। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर उच्च वोल्टेज और निम्न धारा पर। इसमें वैक्यूम का प्रेशर होता है 10⁻³ mm ऑफ Hg, और इसकी जो रेंज होती है 11 केवी या 33 केवी तक, 11 केवी या 33 केवी तक। और आउटडोर एप्लीकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं 22 केवी से 66 केवी तक, याद रखना। 22 केवी से 66 केवी जो है आउटडोर है, इनडोर होते हैं हमारे 66 केवी से नीचे, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है हमारे पास दोस्तों सल्फर हेक्साफ्लोराइड 220 केवी तक के उपकेंद्रों के लिए यूज़ करते हैं। सल्फर हेक्साफ्लोराइड जो है एक गैस है, ये गैस डाई इलेक्ट्रिक और आर्क बुझाने की क्षमता अधिक होती है, और ये गैस विद्युत ऋणात्मक होती है, ध्यान रखना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है, 9 डिग्री सेंटीग्रेड पर गैस अवस्था में पाई जाती है। और सल्फर हेक्साफ्लोराइड जो होता है इसकी धारा वहन क्षमता जो है एयर सर्किट ब्रेकर की तुलना में 1.5 गुना होती है, ये ध्यान रखना है। और इसकी जो कैपेसिटी है यूज़ किया जाता है दोस्तों इसको
जो SF6 है इसको 72.5 किलो वोल्ट से 145 केवी तक या 36 केवी से 760 केवी तक हम यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। ये ध्यान रखना है, 36 केवी से 760 केवी तक मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं इसको। और ये ध्यान रखना है 72.5 केवी से 145 केवी तक भी ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं, और 220 केवी के जो है उपकेंद्रों के लिए भी यूज़ किया था। इसके बाद जो है ELCB, MCB का बारे में हम आगे पढ़ेंगे थोड़ा। ELCB जो है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, इसमें क्या होता है, शीघ्र अवरोधित खतरनाक वोल्टेज होती है उससे सुरक्षा के लिए हम यूज़ करते हैं। घरेलू जो उपकरण होते हैं, जहाँ औद्योगिक उपकरण होते हैं, उनको ELCB लगाई जाती है। 100 मिली एम्पियर इसकी रेटिंग होती है दोस्तों, ध्यान रखना। ये वोल्टेज और करंट सेंसिटिव टाइप की होती है। इसमें एक टेरॉइड ट्रांसफार्मर होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक इस प्रकार से गोल आकृति का ट्रांसफार्मर होता है जिस पर अलग अलग प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग लपेटी जाती हैं दोस्तों, ध्यान रखना। और ये जो सर्किट ब्रेकर होते हैं उनको खोलने और बंद करने के लिए जो यंत्रावली यूज़ की जाती है, एक होती है स्प्रिंग प्रचालित। स्प्रिंग प्रचालित में क्या होता है, हस्त प्रचालित स्प्रिंग को प्रेस करके मोटर द्वारा। एक होती है सोलेनॉइड ऑपरेटेड और दूसरी होती है एयर प्रेशर से प्रचालित। नेक्स्ट आता है हमारे पास MCB, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। वर्तमान में सबसे ज़्यादा हम फ्यूज के स्थान पर यूज़ करते हैं। सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने वाली बात है, MCB 2 सिद्धांत पर काम करता है। एक बायोमेटलिक स्ट्रिप, बायोमेटलिक ऊष्मीय सिद्धांत पर कब काम करेगी, जब MCB ओवरलोड होगा। सोलेनॉइड सिद्धांत पर, चुंबकीय सिद्धांत पर कब काम करती है MCB, जब शॉर्ट सर्किट होता है। ध्यान रखना, MCB विद्युत धारा के ऊष्मीय और चुंबकीय दोनों सिद्धांत पर काम करती है। शॉर्ट सर्किट के समय चुंबकीय सिद्धांत पर, ओवरलोड के समय ऊष्मीय सिद्धांत पर जो है कार्य करती है। MCB की रेटिंग 5 एम्पीयर से 60 एम्पीयर तक होती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो MCB में जो खंभों की संख्या होती है, TPN खंभों की संख्या सीधी पूछी जाती है। तो MCB में TPN खंभों की संख्या डायरेक्ट पूछा जाए तो आपका आंसर होगा 4। ये ध्यान रखना, TPN खंभों की। सिंगल पोल MCB जो है, इसमें एक MCB होती है ट्रिप छड़ के साथ। डबल पोल MCB जो होती है, इसमें 2 MCB उभयनिष्ठ वॉट के साथ होती है दोस्तों, ध्यान रखना। ट्रिपल पोल MCB जो है 3 MCB होती हैं ट्रिप छड़ के साथ। उसके बाद 4 पोल MCB 4 MCB होती हैं ट्रिप छड़ और उभयनिष्ठ छड़ के साथ, ये ध्यान रखना। इसके बाद आता है दोस्तों MCB की सीरीज। लाइट परिपथ के लिए हम हरे रंग की नोब वाली MCB यूज़ करते हैं जिसको L सीरीज कहते हैं। मोटर परिपथ के लिए हम नीले रंग की नोब वाली जिसे G सीरीज कहते हैं। DC परिपथ के लिए काले रंग की नोब वाली जिसे DC सीरीज। आइसोलेटर परिपथ के लिए हम लाल रंग की नोब वाली MCB जो है यूज़ करते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर हम बात करें SP, सिंगल पोल का मतलब हो गया सिंगल सप्लाई के लिए ब्रेक करने के लिए। डबल पोल होते हैं जो सिंगल फेज और न्यूट्रल, एक फेज वायर होता है, एक न्यूट्रल। ट्रिपल पोल 3 फेज के लिए जिसमें बिना न्यूट्रल के हम यूज़ करते हैं RYB। TPN का मतलब 3 फेज जिसमें न्यूट्रल साथ में होता है, ठीक है। 4 पोल 3 फेज साथ में न्यूट्रल, ये ध्यान रखना है। उसके बाद MCB केवल उपकरणों की सुरक्षा करती है। इसके बाद अगर हम बात करें RCCB, रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, ये MCB के सिद्धांत पर काम करता है। दूसरा 10 मिली एम्पियर से जो है दोस्तों 100 मिली एम्पियर तक जो है इसकी वहन क्षमता होती है मनुष्य। और MCB जो होती है वो उपकरणों की सुरक्षा करती, ना कि मनुष्य की। RCCB जो है मनुष्य की सुरक्षा के लिए लगाई जाती है दोस्तों, ध्यान रखना। ELCB हमने देख लिया दोस्तों। इसके बाद हम बात करें तो नेक्स्ट आता है हमारे पास मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। जो मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर होता है 5 एम्पीयर से 60 एम्पीयर तक, मैक्सिमम जो है 25 एम्पीयर से 2500 एम्पीयर तक कार्य कर सकता है दोस्तों, ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है हमारे पास दोस्तों वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज़ लेके आया हूँ आपके लिए, जिसमें से डायरेक्ट सवाल बनते हैं। जो हमारे पास खम्भे होते हैं उनके पूछा जाता है विस्तृति, यानी कि स्पान पूछ लेता है, जिसे हम विस्तृति भी कहते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। और उनको जोड़ने की विधियाँ, जो लकड़ी का खंभा होता है, ध्यान रखना, लकड़ी के खंभे का जो स्पान होता है 40 मीटर से लेकर
50 मीटर तक होता है दोस्तों। दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो है लकड़ी के खंभे के ऊंचाई जो होती है 10 मीटर से 15 मीटर, इसकी लाइफ होती है 20 से 25 साल। लकड़ी के खंभे का यूज़ कहाँ पे करते हैं? अस्थायी लाइन के लिए पहाड़ी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में। और वोल्टेज रेंज पूछी जाए तो 11 केवी से 22 केवी तक हम यूज़ कर सकते हैं। मैक्सिमम ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लकड़ी के खंभे का मैक्सिमम यूज़ 22 केवी तक किया जाता है। स्टील के जो नालीदार खंभे होते हैं जैसे स्ट्रीट लाइटों में यूज़ करते हैं। इसके अलावा स्टील के आई सेक्शन वाले जो खंभे हैं दोस्तों, इनके बीच स्पान होती है 80 से 100 मीटर, और नालीदार जो ट्यूबुलर टाइप होते हैं इसमें 50 से 80 मीटर तक होते हैं। ये स्टील के आई सेक्शन टाइप है, ध्यान रखना। और आई सेक्शन टाइप जो है इनका यूज़ कहाँ तक किया जाता है? 11 केवी से मैक्सिमम 33 केवी तक कर सकते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों आरसीसीबी। आरसीसीबी जो होते हैं इनका यूज़ मैक्सिमम जो है 230 वोल्ट से 33 केवी तक हम कर सकते हैं। ज़्यादातर हम 11 केवी तक यूज़ करते हैं। और इसका स्पान जो होता है 60 से 100 मीटर तक 11 केवी तक की लाइनों में। और भूमि से इसकी ऊंचाई 7 से 22 मीटर तक। जीवन काल काफ़ी लंबा होता है, लगभग 100 वर्ष तक आरसीसी का, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टील के टावर जो 132 केवी की लाइन में लाइफ होती है 80 वर्ष से अधिक। और इसकी जो टावर के बीच स्पान होता है 100 से 300 मीटर या 150 मीटर से लेकर जो है 200 मीटर तक। ये 180 नहीं है, ये 150 से 200 है दोस्तों। इसके बाद जीआई पाइप के जो खंभे होते हैं 30 से 50 मीटर। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? खंभे की जो भूमि में खंभे की गहराई होती है वो खंभे की लंबाई का 1/6 भाग होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, तो यदि वितरण लाइनों में सड़क प्रकाश व्यवस्था फिक्सरों को एक ही टेक स्थापित होती है तो विस्तृतों को 45 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। क्रॉस आर्म जो हम खंबे पे यूज़ करते हैं दोस्तों, उसका साइज 100 mm इंटू 50 इंटू उसका वेट दिया गया है। यहाँ पर 2 साइज़ में हम यूज़ करते हैं। ये चैनल लोहे का लो टेंशन के लिए और हाई टेंशन के लिए। इसके बाद जो हमारे पास लाइनें होती हैं उनको ओवरहेड लाइनों को जोड़ने के लिए जो हम जॉइंट लगाते हैं दोस्तों, 2 प्रकार के हम जॉइंट लगाते हैं, एक ट्विस्ट जॉइंट, एक कंप्रेशन जॉइंट। ट्विस्ट जॉइंट ज़्यादातर 15 mm के चालकों के लिए लगाया जाता है। इसके बाद जो है क्लैंप जॉइंट जो है वो भी हम यूज़ करते हैं। क्लैंप कभी टाइप के होते हैं? मानक पीजी क्लैंप, यूनिवर्सल, यू बोल्ट टाइप, नट बोल्ट, पिन टाइप, ये ध्यान रखना। इसके बाद है खंभों पर लगने वाले जो हम इंसुलेटर यूज़ करते हैं। पिन टाइप इंसुलेटर का उपयोग सीधी लाइनों में किया जाता है 33 केवी तक। पिन टाइप 3 टाइप के होते हैं। एक सिंगल शेड टाइप होता है, दूसरा होता है हमारे पास डबल शेड। शेडिंग क्या होती है? ये जो चकती बनी होती है ना, इसको शेडिंग कहते हैं दोस्तों। मैक्सिमम यूज़ हम 33 केवी तक कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो पंचर सुरक्षा होती है, सुरक्षात्मक गुणांक याद कर लेना खंबे के लिए, पंचर सामर्थ्य बटे फ्लैश ओवर वोल्टेज। पिन टाइप के लिए जो सुरक्षा गुणांक होता है वो 10 तक होता है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। उसके बाद शैकल विद्युत रोधी जो होते हैं इनका उपयोग लाइन के अंतिम खंभों पर या लाइन समापन के लिए किया जाता है। शैकल टाइप ज़्यादातर जो है इसका IS 1445 66 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। फर्स्ट वाला जो होता है ये टेलीफोन लाइनों के लिए, सेकंड और थर्ड का विद्युत लाइनों में निम्न वोल्टेज में किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास दोस्तों सस्पेंशन टाइप। सस्पेंशन टाइप जो होता है इसका उपयोग उच्चतम वोल्टेज के लिए किया जाता है दोस्तों। इसकी एक डिस्क जो होती है वो 11 केवी तक की क्षमता की होती है दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद आते हैं डिस्क टाइप इंसुलेटर। डिस्क टाइप जो होते हैं ये पोर्सलिन के दृढ़ मिट्टी पोर्सलिन के बने होते हैं, सारे ही पोर्सलिन के होते हैं। इंसुलेटर की जो डिस्क होती है लगभग पोर्सलिन की बनी होती है और इनका उपयोग जो है लाइन के अंतिम सिरों पर किया जाता है। ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला है टोंग यानी कि क्लेविक्स प्रकार का जो है, ध्यान रखना, यह क्वार्टर पिन के साथ जुड़ता है इस प्रकार से। दूसरा होता है बॉल एंड सॉकेट टाइप जहाँ पे समाप्ति सिरों पर की जाती है लाइन की, वहाँ पर। एक होता है डे मौसम विद्युत रोधी, यहाँ पे क्रीप दूरी समाप्त करनी होती है जहाँ पे फोग, कोहरा वगैरह या इसका जो है ज़्यादा होता है एंटी फोग वगैरह, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं। स्टेन इंसुलेटर का यूज़ किया जाता है उच्च वोल्टेज वाली संचरण लाइनों में विकृति इंसुलेटर के रूप में। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टे इंसुलेटर। यह है स्टे इंसुलेटर जो होता है जिसे हम कहते हैं गाय,
ये ध्यान रखना। ये गाये तार जो है इस प्रकार से स्टे इंसुलेटर जो होता है पृथ्वी से 3 मीटर ऊंचा लगाना चाहिए। 33 केवी तक की खंभों की विकृति को रोकने के लिए लगाया जाता है। अब यहाँ से ध्यान रखना, स्टे के लिए जो तार होती है ये SWG 8 गेज का होता है। SWG इसका कितना होता है स्टे तार का, SWG 8 नंबर का 4 से 7 तार होते हैं GI के, जिन्हें मरोड़ कर बनाया जाता है। नेक्स्ट पोस्ट विद्युत रोधी। पोस्ट विद्युत रोधी जो होते हैं दोस्तों, इनका उपयोग जो है ड्रॉप आउट लाइन चालकों में किया जाता है, जैसे गैंग ऑपरेटेड एयर ब्रेक। गैंग ऑपरेटेड एयर ब्रेक जहाँ पर आरोपित की जाती है वहाँ पे भी पोस्ट विद्युत रोधी यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद है मेगा वोल्टेज वाली लाइनों को आवेशित करने से पूर्व 500 वोल्ट वाले मैगर से परीक्षण कर लेना चाहिए। हाई टेंशन वोल्टेज लाइन का दाब परीक्षण नहीं किया हो तो आवेशन से पूर्व अधिष्पण के लिए 2500 वोल्टेज या 5000 वोल्ट वाले मैगर का परीक्षण करना चाहिए। इसके बाद जो है झोल या ढील जिसे हम कहते हैं दोस्तों, शिरोपरी लाइनों में तापमान परिवर्तन को सहन करने के लिए जो हमने ढील रखी होती है, ये होती है दोस्तों इस प्रकार से, प्रति मीटर में तार का भार, मीटर में खंभों की संख्या, स्पान का स्क्वायर बटे 8 इंटू तार का तनन बल। उसके बाद स्किन इफेक्ट की अगर हम बात करें दोस्तों, स्किन इफेक्ट केवल AC में होता है, DC में नहीं होता। AC की विशेषता होती है कि वो अपने चालक की सतह के निकटवर्ती क्षेत्रफल से गुजरने का प्रयास करती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। DC में नहीं होता। स्किन प्रभाव को प्रभावित करने वाले कारक कौन से? आवर्ती, चालक का व्यास, चालक की आवर्ती, चालक की चुंबकीयशीलता। ये याद कर लेना, सीधे प्रभाव पूछेगा क्या होता है, कारण क्या होता है। कोरोना, कोरोना क्या होता है? उच्च वोल्टेज वाली संचरण लाइनों के चारों ओर बैंगनी रंग का जो धुंधला प्रकाश होता है उसे कोरोना कहते हैं। कोरोना जो होता है प्रभाव क्या होते हैं? टावर के पास हिंसक ध्वनि, ओजोन गैस का विद्युत शक्ति का अनावश्यक व्यय होना। कोरोना को कम करने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों? अधिक व्यास वाले चालकों को पर्याप्त दूरी पर स्थापित करना और अधिक व्यास वाले चालकों को जो है दोस्तों प्रयोग करना चाहिए। खंभों की विस्तृति हमने देख ही ली लगभग, ये हमने देखा था, लकड़ी खंभे, स्टील टावर, RCC, ये सारे याद कर लेना, ठीक है। इसके बाद आता है, ये हमने देखा 22 kV, 33 kV, ये लगभग हमने देख लिया, सुरक्षा गुणांक वगैरह। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास विद्युत नियम घरेलू सेवा के लिए। जैसे नियम नंबर 30 उपभोक्ता परिवार में सेवा लाइन और उपकरण के लिए होता है। नियम नंबर 31 उपभोक्ता परिवार में जो है कटआउट के लिए। नियम नंबर 33 उपभोक्ता परिसर जो होती है हमारे पास, उपभोक्ता परिसर में भू संपर्क टर्मिनल के लिए। 48 नंबर जो है संबंध के पूर्व क्षण के सापेक्ष। नियम नंबर 54 जो है उपभोक्ता को आपूर्ति घोषित। नंबर 30-31 याद कर लेना, इसमें इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है नियम नंबर 77 सड़क पार करते समय शिरोपरी लाइनों की न्यूनतम ऊंचाई। निम्न वोल्टेज के लिए ऊंचाई होनी चाहिए 19 फुट। मीटर में पूछे तो आपके पास ये है 5.791। उच्च वोल्टेज के लिए 6.0696 मीटर और 20 फुट के लिए, ये ध्यान रखना है। इस प्रकार से ये गली के साथ साथ नियमों के साथ साथ इस प्रकार से नियम नंबर 80 भी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसी प्रकार से नियम नंबर 88, ये सारे आपके दिए हुए, इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट आता है विद्युत शक्ति जो है ट्रांसमिशन। विद्युत ऊर्जा को स्टेप अप यानी कि जनरेटिंग स्टेशन से स्टेप अप ट्रांसफर द्वारा सब स्टेशन तक पहुंचाने के लिए। अब ध्यान रखना, ट्रांसमिशन के लिए हमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ती है। ट्रांसमिशन करते हैं तो हमें हाई वोल्टेज पर किया जाता है, जिससे जो है पावर लॉस कम होते हैं। उच्च वोल्टेज को लंबी दूरी तक ले जाने के हम संचरण कहते हैं। अब ये कैसे किया जाता है? ये हमारा विद्युत उत्पादन केंद्र है 11 kV का। इसके साथ हमने 11 kV को 132 kV में बदल दिया ट्रांसफार्मर लगाकर, तो ये प्राथमिक ट्रांसमिशन हो गया। प्राथमिक ट्रांसमिशन क्या हो गया? हमने ग्रिड स्टेशन तक जो भेज रहा है 132 kV। ग्रिड स्टेशन क्या करता है? 132 kV को 33 kV में बदल देता है, जिसे हम ग्राही स्टेशन कहते हैं। ग्राही स्टेशन क्या कर रहा है? उसके बाद 33 kV से द्वितीयक ट्रांसमिशन, ये द्वितीयक ट्रांसमिशन है, ये प्राथमिक है दोस्तों। द्वितीयक ट्रांसमिशन क्या कर रहा है? 33 kV को 11 kV तक बदलकर सब स्टेशन तक भेजता है। सब स्टेशन से जो लाइट जाती है वो प्राथमिक डिस्ट्रीब्यूशन केंद्र पर, जहाँ पर 11 kV 400 वोल्ट का ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। उसके बाद जो है 400 वोल्ट जो आगे भेजते हैं सर्विस मेंस जिसे हम कहते हैं,
सर्विस लाइन वो द्वितीयक वितरण के अंदर आती है, उसके बाद उपभोक्ता तक जो पहुंचती है सर्विस मेन। अब जनरेशन केंद्र क्या होते हैं? विद्युत शक्ति को 3 फेज अल्टरनेटर द्वारा 11 केवी या 33 केवी तक उत्पन्न करने के लिए स्टेप अप, जहाँ इस प्रकार से जो है प्राथमिक संचरण जो आपके पास जो होता है 132 केवी को 3 फेज शिरोपरी लाइनों में संचारित करने के लिए 66 केवी, ये सारा जो है हमारे पास 3 फेज में आता है। प्राथमिक संचरण के अंदर आता है दोस्तों 132 केवी को 3 फेज शिरोपरी लाइनों द्वारा संचारित करने में, ये ध्यान रखना है। द्वितीयक संचरण जो है ग्रिड स्टेशन से सब स्टेशन तक पहुंचाने की क्रिया। प्राथमिक वितरण हो गया सब स्टेशन से 11 केवी को शहर के मार्गों के माध्यम से पहुंचाया जाता है, जिसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का हम यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है द्वितीयक वितरण। द्वितीयक वितरण में क्या होता है दोस्तों? जो इसमें 11 केवी को 440 वोल्ट में बदल देते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर द्वारा। ये 4 तार होते हैं दोस्तों, RYB और न्यूट्रल। इसको उपभोक्ता के लोड सेंटर तक पहुंचाया जाता है। उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन के लाभ। अब आते हैं हम इम्पोर्टेंट बात करें निम्न धारा जो होती है दोस्तों, स्थिर शक्ति संचरण और स्थिर शक्ति गुणांक की स्थिति में उच्च वोल्टेज संचरण लाइन में धारा का मान नियत रहता है। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। स्थिर शक्ति संचरण और स्थिर शक्ति गुणांक की स्थिति में उच्च वोल्टेज की ट्रांसमिशन लाइनों में धारा का मान नियत रहेगा। जैसे सिंगल फेज के लिए धारा है P/V cos फाई, तो धारा का मान कम होगा तो वोल्टेज ऑटोमेटिक बढ़ेगी। वोल्टेज बढ़ने से धारा का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो cos फाई जो है ये हमारे पास कांस्टेंट रहते हैं, शक्ति गुणांक और शक्ति दोस्तों। नेक्स्ट आता है निम्न वोल्टेज ड्रॉप होता है। लाभ क्या होते हैं उच्च शक्ति ट्रांसफर करने में? एक तो निम्न धारा लॉस होते हैं, दूसरा हमारे पास निम्न वोल्टेज ड्रॉप होता है। उच्च वोल्टेज पर निम्न धारा के कारण वोल्टेज ड्रॉप कम होते हैं। जैसे हम लिखें V बराबर IZ जो हम लिखते हैं दोस्तों, ये ध्यान रखना है। तो वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा होता है इससे। V बराबर IZ वोल्टेज नियतांक जिसे हम कहते हैं, एक प्रकार से वोल्टेज ड्रॉप निम्न होने के कारण वोल्टेज रेगुलेशन अच्छी हो जाती है। प्रतिशत में वोल्टेज रेगुलेशन ज्ञात करना है तो वो इस प्रकार से है IZ/VR इंटू प्रतिशत में हम ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। इसके बाद निम्न शक्ति हानियाँ होती हैं। I² लॉसेज जो है कम हो जाते हैं दोस्तों। उच्च ट्रांसमिशन दक्षता प्राप्त होती है। उच्च ट्रांसमिशन दक्षता प्राप्त होती है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, याद कर लेना। उच्च ट्रांसमिशन दक्षता ज्ञात करने के लिए पावर नियंत्रण, रेगुलेटिंग पावर जो है हमारे पास वो हो गया, और पावर लॉस P, शक्ति लॉस I²R। PR का मतलब हो गया पावर नियंत्रण, रेगुलेटिंग पावर, और P लॉस, ये इससे हम ज्ञात कर सकते हैं या इस फॉर्मूले से हम ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो इससे क्या चालक की बचत भी होती है। ओवरऑल मितव्ययता यानी कि इकोनॉमिक अच्छा होता है। संचरण लाइन का प्रतिशत रेगुलेशन ज्ञात करने की विधि वेरी इंपॉर्टेंट है। संचरण लाइन जो होता है उसका प्रतिशत रेगुलेशन ज्ञात करने का सूत्र जो होता है R%, रेगुलेशन प्रतिशत की बात कर रहे हैं, VS-VR/VR इंटू VS है हमारे पास सेंडिंग वोल्टेज, जो वोल्टेज हम भेज रहे हैं, और रिसीविंग वोल्टेज होगी VR हो गया रिसीविंग वोल्टेज, यानी कि सेंडिंग वोल्टेज माइनस रिसीविंग वोल्टेज बटे रिसीविंग वोल्टेज। इसके बाद है संचरण लाइन की धारा और प्रेषण लाइन की धारिता, जो उसका अनुपात की बात करें πε0 बटे log E d/r। D है चालक का मध्य अंतराल और R है त्रिज्या, और इसका मात्रक क्या होता है? प्रेषण लाइन की धारिता का मात्रक होता है फैराड प्रति मीटर, याद कर लेना। संचरण लाइन की प्रेरकत्व इंडक्टेंस ज्ञात करने का जो सूत्र होता है हमारे पास वो ये है दोस्तों, ध्यान रखना, 1+4 log E कैपिटल E बटे R इंटू 10⁻⁷, मात्रक होता है हेनरी/मीटर। नेक्स्ट आता है संचरण वोल्टेज का जो है दोस्तों संचरण लाइन जो होती है उसकी शयन क्षमता निकालने के जो हम जो है फॉर्मूला यूज़ करते हैं, एम्प्यूशियल फॉर्मूला जिसे हम कहते हैं, किलो वोल्ट में होती है। इसका फॉर्मूला देखिए, किलो वोल्ट बराबर 5.5 L/1.61 प्लस 3 किलो वोल्ट एम्पियर बटे 150। L है यहाँ पे संचरण लाइन की लंबाई 3 किलोमीटर तक। उसके बाद PKVA का मतलब हो गया विद्युत शक्ति 30 किलोमीटर से अधिक दूरी हेतु जो ली जाती है।
ये ध्यान रखना। ये था हमारे पास संचरण से संबंधित। उसके बाद है विद्युत शक्ति पारेषण। विद्युत शक्ति पारेषण जो है इसको समझिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए टरबाइन से, टरबाइन से क्या जुड़ा, अल्टरनेटर, अल्टरनेटर से बिजली पैदा हुई हमारे पास 11 केवी, 11 केवी से जो हमारा जैसे सूरतगढ़ थर्मल प्लांट है, सूरतगढ़ थर्मल प्लांट पे जो बड़ा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, मुख्य ट्रांसफार्मर, उससे जो लाइन जोड़ी जाती है मेन फीडर, मेन फीडर होती है नंगे तार वाले लाइन जो होता है उसे मेन फीडर कहते हैं, अल्टरनेटर से स्टेप अप ट्रांसफार्मर तक पहुंचाने वाली। उसके बाद है यहाँ से स्टेप अप ट्रांसफार्मर से लाइन ग्रिड स्टेशन, ग्रिड स्टेशन से होती हुई जो है सब स्टेशन तक आती है, इसे हम कहते हैं ट्रांसमिशन फीडर। ट्रांसमिशन फीडर, ट्रांसमिशन फीडर सब स्टेशन से जो लाइन दोस्तों वितरण केंद्र तक पहुंचती है डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जो होती है दोस्तों इससे जो उपभोक्ता तक पहुंच रही है, यानी कि उपभोक्ता के ये वितरण केंद्र हो गया। उसके बाद सब डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन तक जो जाती है उसे सर्विस लाइन कहते हैं। उसके बाद सब डिस्ट्रीब्यूशन से जो उपभोक्ता तक वो सर्विस मेन लाइन। अब देखिए यहाँ पर प्राथमिक डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं। प्राथमिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन है आपके। प्राथमिक डिस्ट्रीब्यूशन में ये सारी चीज़ें आती हैं दोस्तों, यहाँ पर मैंने ऐसे डॉट डॉट से दिखाया हुआ है, ये सारा प्राथमिक डिस्ट्रीब्यूशन है। और ये जो हमारे पास है इधर वाला ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन है। ये कौन सा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, ध्यान रखना। विद्युत शक्ति वितरण, विद्युत शक्ति जो होती है दोस्तों, विद्युत शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए और वितरण के लिए हम सबसे ज़्यादा कौन सी विधि यूज़ करते हैं, 3 फेज 4 तार प्रणाली। ये याद कर लेना, 3 फेज 4 तार प्रणाली। वितरण प्रणाली का मुख्य भाग होता है स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसमें कौन सा हम यूज़ करते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। वितरण प्रणाली का मुख्य भाग तो आपके पास सब स्टेशन शक्ति प्रणाली का मुख्य भाग। इसके बाद कार्य क्या होते हैं, एसी को डीसी में बदल सकते हैं हम, उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज या निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलना, ये होता है सब स्टेशन शक्ति प्रणाली जो होती है उसके कार्य। उसके बाद वितरण वोल्टेज जो होती है वो 33 केवी, 3.3 केवी, 440 केवी या 440 वोल्ट लिखेंगे यहाँ पे, 440 वोल्ट या 230 वोल्ट। सब स्टेशन के आवश्यक उपकरण, सब स्टेशन के लिए हमें क्या क्या चाहिए, पावर ट्रांसफार्मर चाहिए, प्राथमिक वितरण के लिए स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर और द्वितीयक वितरण के लिए डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है, नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। धारा ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर जो है मापन संकेत उपकरणों और रक्षा रिले के लिए यूज करते हैं। पीटी होता है विभव ट्रांसफार्मर, विभव मापन उपकरण होता है, 380 वोल्ट से अधिक के लिए उपयोग किया जाता है। इसके बाद इंसुलेटर जो होता है पोर्सलिन, चालक और बस बार जो है धारण करने के लिए धारा रेटिंग होती है इसकी इंसुलेटर की 2000 एम्पियर से ज़्यादा होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। आइसोलेटर स्विच जो होता है नो लोड परिपथ को चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, उस कंडीशन में नो लोड की कंडीशन में, उच्च वोल्टेज सप्लाई से अलग करने हेतु नो लोड की कंडीशन में। उसके बाद आइसोलेटर जो होते हैं एयर ब्रेक और मोटर प्रचालित होते हैं। सिंगल पोल जो होता है 50 किलो वोल्ट तक यूज़ करते हैं। 6 पोल या 3 पोल वाले का 132 केवी या उससे अधिक के लिए आइसोलेटर यूज़ किया जाता है। इसके बाद आते हैं सर्किट ब्रेकर जो हमने पीछे पढ़ी लिए। फ्यूज़ जो यूज़ किया जाता है HRC फ्यूज़ 33 केवी के लिए, लघु परिपथ क्षमता यानी कि HRC फ्यूज़ की रप्चरिंग कैपेसिटी 500 किलोवोल्ट एम्पियर होनी चाहिए। इसके बाद प्रोटेक्शन रिले मापन उपयंत्रों के लिए, कंट्रोल केबल, स्विच बोर्ड और कंट्रोल रूम जो होता है उसके लिए जो है यूज़ कहते हैं। इसके बाद फीडर किसे कहते हैं, वह चालक जो सब स्टेशन उन स्टेशनों से जोड़ता है जो शक्ति वितरण की जाती है। वितरण वह चालक है जो विद्युत शक्ति को सर्विस मेन चालक तक पहुंचाता है। सर्विस मेन वितरण से उपभोक्ता टर्मिनल को जोड़ती है, उसे सर्विस मेन कहते हैं। संयोजन के आधार पर वितरण प्रणाली के भाग, रेडियल, इसमें वितरण को एक बिंदु से सप्लाई दी जाती है, एक साइड से सप्लाई देते हैं हम, और इसका यूज़ महानगरों उपनगरों में किया जाता है, पर कम विभव पर शक्ति उत्पादित की जाती है। सब स्टेशन लोड केंद्र के समीप होता है, वहाँ पर हम रेडियल प्रणाली का यूज़ करते हैं, जहाँ सब स्टेशन लोड केंद्र के पास हो। इसमें अब देखिए यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
ये 11 केवी अपॉन 440 वोल्ट ये आइसोलेटर लगे हुए हैं दोस्तों, ये सर्किट ब्रेकर के साथ। और ये सब स्टेशन जो होता है 33 केवी या 11 केवी का हो सकता है। उसके बाद आता है हमारे पास दोस्तों जो है वितरण केंद्र की हम बात करें, वितरण केंद्र पर 11 केवी 440 वोल्ट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, सर्किट ब्रेकर, मेन फ्यूज, आइसोलेटर, ये सब स्टेशन है। ये फीडर लाइन हो गए दोस्तों, ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन, ये फीडर ध्यान रखना। रिंग प्रणाली, रिंग प्रणाली जो होती है, इस प्रणाली का प्रत्येक वितरण केंद्र को 2 ओर से सप्लाई दे सकते हैं। उसमें हम एक ओर से, रेडियल में हम एक साइड से सप्लाई दे सकते हैं और रिंग में हम 2 ओर से सप्लाई दे सकते हैं। इसमें उपभोक्ता टर्मिनल पर सप्लाई में कम उतार चढ़ाव होता है और सबसे ज़्यादा हम इसी का यूज़ करते हैं। इस प्रकार से ये हमारे पास है प्राइमरी रिंग बनाया गया है। यहाँ पे फॉल्ट आ गया तो दोस्तों फॉल्ट आने की कंडीशन में हम दूसरी साइड से डिस्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं, ध्यान रखना, यही चीज़ हमने देखी थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें विद्युत पारेषण के कौन कौन से इम्पोर्टेंट भाग है, जैसे मेन फीडर लाइन किसे कहते हैं, अल्टरनेटर को स्टेप अप या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से संयोजित करने वाली नंगे तार जो इंसुलेटेड लाइन होती है उसे मेन फीडर कहेंगे। ट्रांसमिशन फीडर किसे कहेंगे, विद्युत उत्पादन केंद्र के मुख्य स्टेप अप ट्रांसफार्मर से विद्युत शक्ति को ग्रिड स्टेशन अथवा सीधे ही सब स्टेशन तक पहुंचाने वाली। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, सब स्टेशन से विद्युत शक्ति को वितरण केंद्र तक पहुंचाने वाली लाइन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। सर्विस मेन्स लाइन, सर्विस मेन लाइन विद्युत केंद्र से विद्युत शक्ति को उपभोक्ता तक पहुंचाने वाली सिरोपरि और भूमिगत लाइन। विद्युत पारेषण में 2 भागों में बटा होता है। प्राथमिक ट्रांसमिशन 132 केवी, 220 केवी या 440 केवी के विद्युतिक पावर को पावर प्लांट से ग्रिड स्टेशन तक पहुंचाने के लिए। द्वितीयक ट्रांसमिशन होता है ग्रिड स्टेशन से उप स्टेशन तक विद्युतिक पावर पहुंचाने के लिए। विद्युत शक्ति का वितरण, विद्युत शक्ति जो है वितरण 3 फेज 4 तार प्रणाली सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। वितरण प्रणाली में हमने देखा था मुख्य वितरण ट्रांसफार्मर होता है दोस्तों, 2 भागों में बटी होती है। प्राथमिक वितरण हम 11 केवी को 440 वोल्ट में परिवर्तित करके सब स्टेशन से वितरण सब स्टेशन तक पहुंचाते हैं। द्वितीयक होता है वितरण सब स्टेशन से उपभोक्ता के लोड सेंटर तक पहुंचाने के लिए जो है हम करते हैं, वो द्वितीयक वितरण कहलाता है। ये था दोस्तों हमारे पास सर्किट ब्रेकर और डिस्ट्रीब्यूशन और संचरण से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपका कम समय में बहुत अच्छा रिवीजन हो सकता है। इस वीडियो को आप जरूर देखें और इसका जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल यूनिवर्सल क्लासेस से आप डाउनलोड कर सकते हो। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।